सबका वेलकम है हमारे चैनल सिंक विद फार्मा में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बी फार्म 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉस्मेटिक साइंस। ये हमारा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसका कोड है BP 809 ET। अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स, definition of cosmetic according to Indian and EU regulation, evaluation of cosmeceuticals from cosmetics as खांसी and OTC drugs, cosmetics के excipients, इसमें हम सर्फेक्टेंट्स पढ़ेंगे, रिहोलॉजी मॉडिफायर्स पढ़ेंगे, ह्यूमेक्टेंट्स, इमोलिएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, इन सब के क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। हेयर में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हेयर एंड हेयर ग्रोथ साइकिल। ओरल कैविटी के अंदर ओरल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद टीथ एंड गम्स। अगर हम कॉस्मेटिक साइंस की बात करें तो कॉस्मेटिक साइंस इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्लाइड साइंस की इसके अंदर हम बहुत सारे फील्ड की नॉलेज को एक साथ अप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्लाइड साइंस बोलते हैं। Cosmetic science major study the art, science and business of cosmetics. They learn to develop, formulate and produce cosmetics and personal care products. कि इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमें डेवलप करना है, फॉर्मुलेट करना है, प्रोड्यूस करना है जिससे कि हम उसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की तरह यूज कर सकें। They also study regulation and how to access product safety, performance and quality. कि प्रोडक्ट की सेफ्टी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी को हम कैसे रेगुलेट कर सकें, उसके लिए हमें रेगुलेशंस को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है अपना प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक साइंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आते हैं, एनालिटिकल साइंसेस भी आती हैं, माइक्रोबायोलॉजी, कस्टमर नीड्स को भी हमें देखना पड़ता है, मार्केटिंग एंड बिजनेस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को भी हमें इसमें पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे हमारे फैक्टर्स कॉस्मेटिक साइंस के अंदर आते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स देखें तो कॉस्मेटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर। ये 3 हमारे मेन क्लासिफिकेशंस हो गए। पहला क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज। इसके अंदर हमारे 5 टाइप्स के आते हैं। यूज फॉर स्किन, स्किन्स में जो अप्लाई करते हैं जैसे क्रीम्स हो गए, पाउडर्स हो गए, लोशंस, डिओड्रेंट्स, एंटीपर्स्पिरेंट्स। यूज फॉर नेल्स, जो हम नेल्स पे अप्लाई करते हैं जैसे नेल पॉलिश रिमूवर्स, मैनिक्योर प्रिपरेशंस। यूज फॉर द टीथ एंड माउथ, जो हम माउथ और टीथ मतलब ओरल कैविटी के अंदर जो हम यूज करते हैं जैसे डेंटिफ्राइसिस एंड माउथ वॉशेस। यूज फॉर द आई के लिए हमारी आई क्रीम्स हो गई, आई लैशेज हो गए, आई लाइनर्स हो गए। और यूज फॉर द हेयर के लिए हमारे हो गए हेयर शैम्पूज, हेयर रिमूवर्स, हेयर डाइज, हेयर टॉनिक्स एंड हेयर स्प्रेज। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू द यूज। अब हम अगला क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 4 टाइप के होते हैं। क्यूरेटिव और थेरेपेटिक फंक्शन, मतलब किसी चीज को ठीक करना इस तरीके से। एंटीपर्स्पिरेंट्स होते हैं वो हमारे क्यूरेटिव में आते हैं। और हेयर प्रिपरेशन, एंटीपर्स्पिरेंट्स जो होते हैं वो हमारे स्वेट को रिड्यूस करते हैं। एक डिओड्रेंट भी होता है, बल्कि उसका काम होता है कि हमारे बैड ऑडर को मास्क करना। और एंटीपर्स्पिरेंट जो होते हैं हमारे स्वेट को रिड्यूस करते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन अगर देखें तो प्रोटेक्टिव फंक्शन जो होता है फेस पाउडर का होता है। करेक्टिव फंक्शन जो होता है वो भी फेस पाउडर का होता है। डेकोरेटिव फंक्शन की जो बस हमारी सजावट के लिए होते हैं ऐसी चीजें जैसे कि लिपस्टिक, नेल पॉलिशेस एंड आई लैशेज। अब हमारा अगला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में हमारे 9 टाइप्स के होते हैं ये, जैसे कि एरोजोल्स होते हैं। एरोजोल्स के अंदर हमारे आ गए हेयर परफ्यूम्स, आफ्टर शेव लोशंस। केक्स में हमारे आ जाएंगे रॉ कॉम्पैक्ट्स, मेकअप कॉम्पैक्ट्स। इमल्शंस में हमारी क्रीम्स आ जाएंगी, वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, क्लींजिंग क्रीम, ऑल पर्पस क्रीम। ऑयल्स हमारे होते हैं हेयर ऑयल्स। पेस्ट हो गए टूथपेस्ट, डिओड्रेंट पेस्ट। पाउडर्स में हमारे आ जाएंगे फेस पाउडर्स, टूथ पाउडर्स, टैल्कम पाउडर्स। सॉल्यूशन में देखें तो हमारे आफ्टर शेव लोशन, हैंड लोशंस एंड एस्ट्रिंजेंट लोशंस। सोप्स हो गए जैसे कि
शेविंग सोप्स, टॉयलेट सोप्स, स्टिक्स में हमारी आ जाएंगी लिपस्टिक्स एंड डिओड्रेंट स्टिक्स। अब हमारा आगे का देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है कॉस्मेस्यूटिकल्स। कॉस्मेटिक्स टेम्परेली ट्रीट योर स्किन while cosmeceutical treat the root cause of the skin concern giving you permanent result। कि कॉस्मेस्यूटिकल्स जो होते हैं हमें परमानेंट रिजल्ट देते हैं और रूट कॉज से हमारी प्रॉब्लम को देखते हैं कि जो उसका मेन है जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करते हैं। रिजल्ट तो कॉस्मेटिक्स आर इमीडिएट एंड फास्ट एंड कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स गिव्स स्लो बट परमानेंट रिजल्ट। कि जैसे हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं वो जल्दी हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं और फास्ट, बल्कि हमारे कॉस्मेस्यूटिकल्स जो होते हैं वो स्लो होते हैं बट परमानेंट रिजल्ट्स आता है उनका। कॉस्मेस्यूटिकल्स होते क्या है, मतलब फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक का कॉम्बिनेशन होता है कॉस्मेस्यूटिकल्स। ए प्रोडक्ट विद एन एक्टिविटी डेट इज इंटेंडेड टू ट्रीट और प्रिवेंट ए माइल्ड स्किन एबनॉर्मेलिटी। कि हमारी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है स्किन की, जैसे कि एक्ने हो गया, डैंड्रफ हो गया, ऐसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हमारे होते हैं कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स। द टर्म कॉस्मेस्यूटिकल्स वाज कॉइन्ड इन 1980 बाय डर्मेटोलॉजिस्ट एल्बर्ट क्लिंगमैन। ये हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1980। अब हमारे आ जाते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉस्मेस्यूटिकल्स। Cosmeceuticals could be categorized as follows. The product has pharmaceutical activity and can be used on normal or near normal skin। कि हमारे कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट वो होते हैं जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट एक्टिविटी होती है जो कि हम नॉर्मल और नियर नॉर्मल स्किन पे हम यूज करते हैं। The product should have a definite benefit for minor skin disorders। माइनर स्किन डिसऑर्डर्स वही हो गए हमारे जैसे कि डैंड्रफ, पिंपल्स, रिंकल्स, ये सब चीज़ों को हम ट्रीट करने के लिए जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो होते हैं कॉस्मेस्यूटिकल्स। एज पर द स्किन डिसऑर्डर इज माइल्ड द प्रोडक्ट शुड हैव ए वेरी लो रिस्क प्रोफाइल। अगर तुम्हारी स्किन डिसऑर्डर जो है वो बहुत माइल्ड है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो उतना ही कम तुम्हारा रिस्क होता है, रिस्क प्रोफाइल उतनी ही लो होती है। अब हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉस्मेस्यूटिकल्स के, जैसे कि ए डिओड्रेंट इज ए कॉस्मेटिक बट एन एंटी पर्सपिरेंट इज ए ड्रग। अभी बताया डिओड्रेंट जो होता है वो हमारा बस परफ्यूम की तरह यूज होता है, जिसकी ऑर्डर को मास्क, बैड ऑर्डर जो आती है उसको मास्क करने के लिए होता है, बल्कि एंटी पर्सपिरेंट होता है वो स्वेट के लिए होता है कि स्वेट जो है वो ना आए, इसके लिए हम एंटी पर्सपिरेंट्स यूज करते हैं। ए शैम्पू इज ए कॉस्मेटिक्स बट एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू इज ए ड्रग। शैम्पू तो नॉर्मल होते हैं, बस क्लींजिंग का पर्पस होता है, बट एंटी डैंड्रफ कि डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा वो हमारे होते हैं कॉस्मेस्यूटिकल्स। ए सन टैन प्रोडक्ट इज ए कॉस्मेटिक्स बट ए सनस्क्रीन प्रोडक्ट इज ए ड्रग। ए स्किन एक्सफोलिएंट इज ए कॉस्मेटिक बट ए स्किन पील इज ए ड्रग। एक्सफोलिएंट बहुत सारे होते हैं पर स्किन पिल जो होती है वो ड्रग होती है। ए स्किन प्रोडक्ट टू हाइड एक्ने इज कॉस्मेटिक बट एन एंटी एक्ने प्रोडक्ट इज ए ड्रग। कि अगर हम एक्ने को हाइड करने के लिए ये बस ऊपर से उसे छुपा दिया, ऐसी चीजें जो यूज होती है वो तो कॉस्मेटिक में होगी, बल्कि जो प्रोडक्ट एक्ने को ठीक करेगा उसको तो हम एंटी एक्ने प्रोडक्ट बोलेंगे। वही सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो कॉस्मेस्यूटिकल्स होते हैं। ए स्किन मॉइस्चराइजर इज ए कॉस्मेटिक बट ए रिंकल रिमूवर इज ए ड्रग। कि कॉस्मेटिक्स जो मॉइस्चराइजर जो होते हैं वो कॉस्मेटिक्स में आएंगे, बल्कि जो रिंकल हमारी एक माइल्ड स्किन डिसऑर्डर में आ जाएगी, उसको रिमूव करने के लिए जो हम यूज करेंगे वो ड्रग होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ कॉमन इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन कॉस्मेस्यूटिकल्स। कि जो मेन है सारे कॉस्मेस्यूटिकल्स में यूज होते हैं वो हमारे हो गए यूवी प्रोटेक्शन, जैसे कि हमारी सनस्क्रीन में यूज होते हैं, एक्सफोलिएंट्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा के अंदर हमारे आ जाएंगे लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड। रेटिनॉइड्स, मॉइस्चराइजर्स जैसे कि हमारे ह्यूमेक्टेंट्स, इमोलिएंट्स, पेप्टाइड्स, डीपिगमेंटिंग एजेंट्स। हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेस्यूटिकल बेस्ड अपॉन इंग्रेडिएंट्स। पीलिंग एजेंट्स, हाइड्रोक्सी एसिड्स, फोटो एजिंग एजेंट्स, डीपिगमेंटेशन एजेंट्स,
सीबम रेगुलेटर्स जो हमारे सीबम को कंट्रोल करेंगे, हेयर ग्रोथ एनहेंसर्स, मॉइस्चराइजर्स, बोटोनिकल एक्सट्रैक्ट्स एंड टॉपिकल रेटिनॉइड्स। ये हमारे हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिकल्स बेस्ड अपॉन इंग्रेडिएंट्स। अब हमारी कुछ डेफिनेशन है ऑफ कॉस्मेटिक्यूटिकल्स। पहले हमारी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू EU रेगुलेशंस, एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन intended to be placed in contact with the various external parts of the human body, कि ऐसी प्रिपरेशंस जो हम एक्सटर्नल पार्ट्स में अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब हमारी आउटर लेयर ऑफ द स्किन, हेयर सिस्टम्स पे, नेल्स पे, लिप्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, और विद द टीथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी, with a view exclusively or mainly to cleaning them or perfuming them, changing their appearance and or correcting body odors and or protecting them or keeping them in good condition। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी प्रिपरेशन जो हम एक्सटर्नल पार्ट्स में यूज कर रहे हैं, एपिडर्मिस, हेयर सिस्टम, नील्स, लिप्स और टीथ, ओरल कैविटी के अंदर ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन में, और इसका पर्पस ये होता है कि क्लीन करना, हमारे उनको परफ्यूमिंग करना और अपीयरेंस को चेंज करना, और करेक्टिंग बॉडी ऑर्डर्स, जैसे कि कुछ हमारे परफ्यूम्स हो गए वो हमारे ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे, और प्रोटेक्टिंग दैम और कीपिंग दैम इन गुड कंडीशन, कि हमारे वो ठीक रहे, गुड कंडीशन में मेंटेन रहे, उसके लिए भी हम कॉस्मेटिक्स को यूज़ करते हैं। ये हमारा कहना है EU रेगुलेशंस का। हम अपनी डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन रेगुलेशंस। As per Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945, ये आपने जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा होगा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Cosmetics means any article intended to be rubbed, poured or sprinkled, sprayed or introduced into or otherwise applied to the human body or any other part, therefore cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance, and includes any article intended for human for use as a component of cosmetics। किस डेफिनेशन का ये कहना है कि ऐसा कोई भी आर्टिकल जो कि हम रब करें, पोर करें या फिर स्प्रे करें, स्प्रिंकल करें अपनी बॉडी के ऊपर, और उसका पर्पस ये होगा कि क्लीन करना, ब्यूटीफाई करना, अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करना या अपीयरेंस को अल्टर करना, ये हमारे होते कॉस्मेटिक्स अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये हमारे कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मेटिक्यूटिकल्स फ्रॉम कॉस्मेटिक्स। About 25 years ago, Dr. Albert Klingman of the University of Pennsylvania originally coined the terms cosmeceuticals, describing a hybrid category of products found on the spectrum between drugs and cosmetics that exert a pharmaceutical therapeutic benefit but not necessarily a biological therapeutic benefit। कि एल्बर्ट क्लिंगमैन जिन्होंने कॉस्मेटिकल्स टर्म को डिस्क्राइब किया था, उनका ये कहना था कि ये हमारे ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के बीच में होते हैं। इनके अंदर थोड़ी थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाते हैं, बट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकली जो ठीक कर सके ऐसे बेनिफिट नहीं थे उसके अंदर। हम मेन डिफरेंस देख लेते हैं कॉस्मेटिकल्स और कॉस्मेटिक्स के बीच में। कॉस्मेटिकल्स क्या करते हैं? इम्प्रूव एंड एनहेंस द स्किन अपीयरेंस बाय यूजिंग बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट, कि बायोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज करके हम स्किन की अपीयरेंस को इम्प्रूव और एनहेंस करते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल्स आर एबल टू पास थ्रू द एपिडर्मिस, कि इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो यूज करते हैं वो हमारी एपिडर्मिस से पास हो जाता है। डिजाइन टू हैव लॉन्ग टर्म एंड क्लियर इफेक्ट, कि इसके इफेक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं और अच्छे होते हैं। कॉस्मेटिक्स का देखें तो कैन ओनली बी अप्लाइड टू द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन। कॉस्मेटिक्स ज़्यादातर जो होते हैं हम अपने आउटर सरफेस पे अप्लाई करते हैं। इट कैन मेंटेन प्रोटेक्ट एंड क्लीन,
अल्टर्स द अपीयरेंस एंड एक्सटर्नल फील ऑफ द स्किन फॉर द शॉर्ट टाइम, कि शॉर्ट टाइम के लिए हमारी अपीयरेंस को बदल देते हैं और हमें अच्छा फील कराते हैं, वो भी बस थोड़े से टाइम के लिए। फॉर द पर्पस ऑफ ब्यूटी और स्टाइल, ये बस हम ब्यूटी और स्टाइल के लिए ही यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया कासी ड्रग्स। कासी ड्रग्स आर प्रोडक्ट्स डेट आर समवेयर इन बिटवीन कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये हमारे कॉस्मेटिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के बीच में आती हैं। इसका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। ये 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरीज हो गई। ग्रुप 1 के अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर आते हैं वो आइटम्स जैसे कि सैनिटरी पर्पस के लिए जो यूज होते हैं, जैसे सैनिटरी पैड्स, टैम्पोन्स, मेंस्ट्रुअल पैड्स और हमारे सर्जिकल मास्क, ये भी हम इसमें आ जाए यूज करते हैं। सेकेंड ग्रुप हमारे में आते हैं अडर इनहिबिटर्स लाइक टूथपेस्ट, एंटीपर्स्पिरेंट्स, बाथ प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स। हेयर केयर प्रोडक्ट्स के अंदर जो वो भी हमें अडर को ही इनहिबिट करते हैं, जैसे अगर कोई अपने हेयर को वॉश ना करे बहुत दिन तक तो उसमें से स्मेल आने लगती है। ग्रुप 3 के अंदर आ जाते हैं वो प्रोडक्ट्स जो कि हम यूज करते हैं डिजीज प्रिवेंशन के लिए एंड डिसइंफेक्टेंट्स नॉट डायरेक्टली अप्लाइड टू ह्यूमंस। डिसइंफेक्टेंट्स ह्यूमन पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते हैं। हम देख लेते हैं पर्पस ऑफ कासी ड्रग्स। प्रिवेंशन ऑफ नोजिया, नोजिया मतलब वॉमिटिंग सेंसेशन और अनदर डिस्कम्फर्ट, फॉल ब्रीथ और बॉडी अडर, कि अगर हमारे बॉडी में से बैड अडर आ रही है, ब्रीथ आ रही है ओरल कैविटी में से बैड, इन सब के लिए हम कासी ड्रग्स को यूज करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ प्रिकली हीट, सोर्स एंड एटसेट्रा। प्रिकली हीट जहाँ तक हमारी जब हो जाती है, जब हम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के अंदर हमारी स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाती है। सोर्स जैसे कि छाले। प्रिवेंशन ऑफ हेयर लॉस और प्रमोट हेयर ग्रोथ एंड हेयर रिमूवल, इसके लिए भी हम कासी ड्रग्स को यूज करते हैं, जैसे हमारे बाल झड़ने लगे और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। और हेयर रिमूवल के लिए भी जो भी हम ड्रग्स यूज करते हैं वो भी हमारी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगी। इरेडिकेशन और रिपेलेंस ऑफ रैट्स, फ्लाइज, मॉस्किटो एटसेट्रा फॉर द हेल्थ ऑफ मैन और अदर एनिमल्स। इरेडिकेशन मतलब पॉपुलेशन के अंदर से बिल्कुल खत्म कर देना या उनसे बचना, रैट्स, फ्लाइज और मॉस्किटो से। ऐसी चीज जो भी ड्रग्स हम यूज करते हैं वो कासी ड्रग्स होती हैं। ओटीसी ड्रग्स एज कॉस्मेटिक्स में हम देखेंगे तो ओवर द काउंटर, ओटीसी का मतलब हो गया ओवर द काउंटर मेडिसिन, इज ऑल्सो नोन एज ओटीसी और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जो हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती है, ऐसी ड्रग्स ओटीसी ड्रग होती है। ऑल दीज टर्म्स रेफर टू मेडिसिन डेट यू कैन बे विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। वही मैंने बताया कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं। दे आर सेफ एंड इफेक्टिव when you follow the direction on the label and as directed by your health care professionals। कि ये सेफ और होती है और इफेक्टिव भी होती है, बल्कि जब आपको यूज़ करना है इनको तो आपको डायरेक्शन को अच्छे से फॉलो करना है जो कि आपके लेबल पे लिखी है और किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बताने पे ही आपको यूज़ करनी है, ये नहीं कि आप खुद से ही यूज़ करने लगे। सम प्रोडक्ट्स मीट द डेफिनेशन ऑफ बोथ कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग। नेक्स्ट है हमारा कॉस्मेटिक्स के एक्सिपिएंट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 के कॉस्मेटिक के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। मेजर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। फर्स्ट हो गया अब्रेसिव्स। द टर्म अब्रेसिव refers to an ingredient that is capable of polishing or cleaning a harder surface by rubbing or grinding। abrasive वो ingredient होते हैं जो कि पॉलिशिंग और क्लीनिंग के काम आते हैं किसी हार्डर सरफेस की। इसका मैकेनिज्म होता है रबिंग और ग्राइंडिंग। रब और ग्राइंडिंग के द्वारा ये सब हमारे हार्डर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं और क्लीन कर देते हैं। Abrasive are solid particles and are generally used in toothpaste and skin care products such as face, hand, foot and body scrubs। स्क्रब्स में होते हैं जो कि हमारे फेस, हैंड और फुट के क्लीनिंग के लिए काम आते हैं। और टूथपेस्ट के अंदर होता है, ओरल केयर में देखा जाए तो टूथपेस्ट। इन स्किन केयर abrasive provide an exfoliating effect,
हेल्प इन रब ऑफ एंड पील ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। स्किन केयर के अंदर ये हमारे एक्सफोलिएटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसके अंदर ये हमारे पील ऑफ कर देते हैं आउटर लेयर जो हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। और नेचुरल प्रोसेस अगर देखें कि पील ऑफ जो हमारी नेचुरली होती है हमारे स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो होता है डीस्क्वेमेशन प्रोसेस। Abrasive in toothpaste are usually finely ground particles that will not hurt and wear away the enamel but are able to clean the teeth and remove discoloration to a certain extent। जो हमारे टूथपेस्ट में अब्रेसिव यूज होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं पार्टिकल्स, वो हमारे इनेमल को हर्ट नहीं करते हैं, ना इनेमल को वहां से हटा देते हैं। ये हमारे इनेमल को क्लीन करते हैं और जो हमारा डिस्कलरेशन आ जाता है हमारे टीथ के अंदर उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को नहीं होने देते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स। दिस प्रॉपर्टी यूटिलाइज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू स्लो डाउन स्किन एजिंग caused by various oxidative mechanism। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और जो हमारी स्किन एजिंग होती है उसको भी प्रिवेंट करते हैं हमारी ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म को इनहिबिट करके। एंटीऑक्सीडेंट कैन प्रिवेंट अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस। इनको भी अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस जो होते हैं उनको भी प्रिवेंट करते हैं। वो चेंजेस होते हैं जैसे डिकम्पोजिशन, रेंसिडिटी, कलर चेंज, अडर फॉर्मेशन, इन सब से भी फाइट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट हमारा हो गया चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट्स आर मॉलिक्यूल विथ ए स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर डेट आर एबल टू कॉम्प्लेक्स विद ए मेटल आयंस। ये 3D स्ट्रक्चर होते हैं और मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। मेटेलिक इम्प्योरिटी कैन कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज, जैसे कि कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट, वाटर सिस्टम, मेटेलिक इक्विपमेंट, स्टोरेज कंडीशंस। If not deactivated, they can deteriorate cosmetic products by reducing clarity, compromising fragrance, integrity and causing rancidity। कि अगर हम इनको डीएक्टिवेट ना करें तो हमारे प्रिपरेशन जो होती है कॉस्मेटिक की उसकी फ्रेग्रेंस खराब हो सकती है, क्लैरिटी पे इफेक्ट पड़ता है और तो सड़ने भी लगते हैं, रेंसिडिटी मतलब। Chelating agent can help stabilize cosmetics and prevent their deterioration by catching metal ions। कि ये मेटल आयंस को कैच कर लेते हैं, एक तरीके से केज बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखें हम, ये हमारा मेटल आयन है, इम्प्योरिटी हो गई एक तरीके की, चिलेटिंग एजेंट केज की तरह आया और उसको कॉम्प्लेक्स बना लिया उसके साथ। नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट है कलर एडिटिव्स। कलर एडिटिव्स ऐड कलर टू प्रोडक्ट्स मेकिंग देम अट्रैक्टिव, अपीलिंग, एपेटाइजिंग एंड इंफॉर्मेटिव। कि कलर एडिटिव्स कलर ऐड करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के साथ अंदर जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे हमें, हम उनको ज़्यादा लें, एपेटाइजिंग लगे हमें, इंफॉर्मेटिव लगे। कलर एडिटिव्स की अगर डेफिनेशन देखें तो एनी मटेरियल डेट इज ए डाई, पिगमेंट और अदर सब्सटेंस, एक तरीके की डाई होती है, पिगमेंट होती है या कोई अदर सब्सटेंस होता है, व्हेन एडेड टू और अप्लाइड टू ए फूड, ड्रग और कॉस्मेटिक्स और द ह्यूमन बॉडी। कि अगर हम उनको किसी फूड, ड्रग और कॉस्मेटिक्स या ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करें तो दे इम्पार्ट ए कलर, कि वो हमें कलर देंगे। ए डाई इज ए केमिकल कंपाउंड दैट इज सॉल्युबल इन द पार्टिकल सॉल्वेंट इन विच इट इज डिस्पर्स्ड। एग्जाम्पल हो गए हमारे इंडिगो और ग्रीन 3, ये हमारे कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट है फ्लेवरिंग एजेंट। ए फ्लेवर इज ए जनरली डिस्क्राइब्ड एज ए सेंसरी इम्प्रेशन। कि हमारे सेंसरी इम्प्रेशन के लिए होता है किसी फूड या किसी अदर सब्सटेंस के लिए, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय टेक्सचर, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ए प्रोडक्ट। कि हम टेक्सचर और स्मेल के लिए हम इसको यूज करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स प्रोवाइड ए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट एंड और स्मेल टू द प्रोडक्ट। कि हमें एक अलग सा टेस्ट और स्मेल देता है
इन एडिशन दे कैन ऑल्सो मास्क बैड टेस्ट। अगर कोई ड्रग है जो कि हमारे बिटर टेस्ट की है, किसी और बेकार टेस्ट है उसका, तो उसको मास्क करने के लिए भी हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं। ओवरऑल दे कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, कि कंज्यूमर जो है उसको एक्सेप्ट करें, इसलिए हम फ्लेवरिंग एजेंट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी होगी फ्रेग्रेंसेस। फ्रेग्रेंसेस आर नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड। ये नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं विद ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल डेट आर एडेड टू प्रोडक्ट्स टू क्रिएट ए एस्थेटिक इम्प्रेशन, कि हम इसको किसी प्रोडक्ट को एस्थेटिक इम्प्रेशन देने के लिए हम इसे को किसी प्रोडक्ट में यूज करते हैं फॉर कंज्यूमर एंड मेक देम फील मोर अट्रैक्टिव, कि इनको ज्यादा से ज्यादा लोग लें, इसलिए हम फ्रेग्रेंसेस यूज करते हैं। इसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है। फ्रेग्रेंसेस कैन ऑल्सो बी एडेड टू मास्क द अनडिजायरेबल अडर ऑफ वन और मोर ऑफ द रो इंग्रेडिएंट। जैसे हमारा कोई रो इंग्रेडिएंट है या रो मटेरियल है जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है, तो उसको मास्क करने के लिए भी हम फ्रेग्रेंसेस को ऐड कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर देखें तो द टर्म मॉइस्चराइजर इज एन अम्ब्रेला टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब इंग्रेडिएंट दैट ऐड मॉइस्चर टू द स्किन एंड हेल्प रिटेन मॉइस्चर इन द स्किन। कि मॉइस्चराइजर जो होते हैं वो हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो मॉइस्चर है वो हमारी स्किन के अंदर मेंटेन रहे, इसके लिए हम मॉइस्चराइजर्स को अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। दे मेक द स्किन फील सॉफ्टर एंड स्मूदर एंड रिड्यूस रफनेस, क्रैकिंग एंड इरिटेशन, कि हमारी स्किन को ये सॉफ्ट और स्मूथ बना देते हैं जिससे कि हमारी स्किन की रफनेस, क्रैकिंग और इरिटेशन जो है कम हो जाए। अगर हम मॉइस्चराइजर के एग्जांपल्स देखें तो उसमें आ जाएंगे ह्यूमेक्टेंट्स, इमोलिएंट्स एंड ऑक्यूल्सिव्स आर द मॉइस्चराइजर्स। नेक्स्ट हमारा है पीएच बफर्स। द पीएच बफर्स कैन चेंज द पीएच ऑफ द फॉर्मुलेशंस। पीएच बफर जो होते हैं हमारे फॉर्मुलेशन के पीएच को चेंज कर सकते हैं। पीएच एडजस्टमेंट मे बी नेसेसरी फॉर फॉर्मुलेशन फॉर मैनी रीजंस, कि अगर हमें पीएच को चेंज करना पड़ जाता है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि मैचिंग द फॉर्मुलेशन पीएच विद दैट ऑफ द एप्लीकेशन सरफेस। जैसे कि हम अपना जो प्रोडक्ट है जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं अपनी बॉडी में उसके पीएच के साथ मेंटेन करने के लिए भी हम पीएच बफर्स को यूज करते हैं। स्टेबिलाइजिंग फॉर्मुलेशन सिंस सर्टेन इंग्रेडिएंट्स आर स्टेबल एट स्पेसिफिक पीएच ओनली, कि फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए भी हम पीएच बफर्स का यूज करते हैं जिससे कि वो स्टेबल हो जाए एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पे। नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट है प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स आर इंग्रेडिएंट दैट कैन सोफन फिल्म्स एंड इम्पार्ट फ्लेक्सिबिलिटी टू फिल्म्स सच एज नेल पॉलिश फिल्म और हेयर स्प्रे फिल्म्स। ये जो नेल पॉलिश फिल्म होती है और हेयर स्प्रे फिल्म होती है इन पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं प्लास्टिसाइजर्स। Often the developing film is very rigid and brittle which makes nail polish sensitive to chipping and cracking और hair spray film stiff and brittle। कि जो हमारी फिल्म्स होती हैं वो बहुत रिजिड होती हैं, ब्रिटल होती हैं, जैसे कि नेल पॉलिश को बहुत सेंसिटिव बना देती है। उसमें नेल पॉलिश अगर कोई अप्लाई करे तो उसमें चिपिंग और क्रैकिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हेयर स्प्रे में वो स्टिफ हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। तो उन सबको दूर करने के लिए हम प्लास्टिसाइजर्स उसमें ऐड करते हैं। प्लास्टिसाइजर कैन हेल्प प्रिवेंट दीज अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो ये जो हमारे अनडिजायरेबल इफेक्ट हैं, चिपिंग, क्रैकिंग, स्टिफ एंड ब्रिटल, इन सबको रिड्यूस करने के लिए हम प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट है प्रिजर्वेटिव। Preservatives are used to prevent undesirable growth of molds, yeast and bacteria in liquid, semi-solid and powder products. Preservatives हमारे यूज होते हैं undesirable growth of molds. molds की जो ग्रोथ है वो ना हो, ईस्ट और बैक्टीरिया की ग्रोथ उसको इनिबिट करने के लिए, जैसे कि हमारी प्रिपरेशन होती है लिक्विड, सेमी सॉलिड और पाउडर प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स में जो हमारी बैक्टीरिया ग्रोथ है उसको रोकने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर डालते हैं। देयर यूज इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन वाटर बेस्ड प्रोडक्ट। ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो हमारा वाटर होता है आइडियल एनवायरनमेंट होता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट है प्रोपेलेंट।
Propellant are added to aerosol formulation to maintain a suitable pressure within a aerosol can and expel the content of the container when the valve is open. कि propellant जो होते हैं वो एरोजोल कंटेनर के अंदर एक सुटेबल प्रेशर मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमारा जब वॉल्व है वो ओपन हो तो उसमें से जो कंटेंट है वो इजीली एक्सपेल हो सके. दे आर यूजुअली कंप्रेस्ड एंड लिक्विफाइड गैसेस. कि एरोजोल्स के अंदर जो प्रोपेलेंट हम यूज करते हैं वो कंप्रेस्ड और लिक्विफाइड गैसेस ही होती हैं ज़्यादातर. प्रोपेलेंट्स आर यूज्ड इन, कि प्रोपेलेंट्स हमारे किस में यूज होते हैं, जैसे शेविंग क्रीम्स होती हैं, हेयर स्प्रेज होते हैं, एंटीपर्स्पिरेंट्स, सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स में हम प्रोपेलेंट्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट है सॉल्वेंट. दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, रेगुलेट एवापोरेशन रेट, प्रोवाइड ए कूलिंग इफेक्ट, एड इन प्रोडक्ट एप्लीकेशन, मॉडिफाई द स्किन फील, modify the viscosity, influence the film forming properties and have many other functions. ये सॉल्वेंट जो होता है वो हमारी फॉर्मुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, कूलिंग सेंसेशन और एवापोरेशन रेट को रेगुलेट करता है, और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं हमारे सॉल्वेंट को यूज़ करने के लिए. अगर हमें कोई भी इंग्रेडिएंट है डिसॉल्व करना है तो वो भी सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करते हैं. The solubility of an ingredient in a given solvent is largely a function of the polarity of the solvent. कि जो हमारा solubility किसी भी ingredient की वो function होती है polarity की. polarity हमारा function होता है जैसे like dissolved like होता है, just like. next हमारा excipient है surfactant. surfactant are also known as surface active agent. सर्फेक्टेंट्स को हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोलते हैं और ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स में. इसके अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट. हाइड्रोफिलिक पार्ट को हम वाटर लविंग पार्ट भी बोलते हैं और हाइड्रोफोबिक पार्ट को ऑयल लविंग पार्ट बोलते हैं. इन दोनों पार्ट को की प्रेजेंस की वजह से ही ये हमारे वाटर और ऑयल दोनों के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं. अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं: एनायनिक सर्फेक्टेंट्स, कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स. नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट है स्वीटनर. स्वीटनर्स प्रोवाइड ए स्वीट फ्लेवर एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस इन प्रोडक्ट्स दैट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ए टेस्ट बड. कि जो हमारे स्वीटनर्स होते हैं वो स्वीट फ्लेवर प्रोवाइड कराते हैं हमारे प्रोडक्ट को, और जिसकी वजह से इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े कंज्यूमर्स के अंदर. और जहाँ तक ये उन प्रोडक्ट्स में तो यूज़ होता ही है जो हमारे टेस्ट बड के कांटेक्ट में आते हैं, कि जिससे हमें उसका फ्लेवर्स अच्छा दिखे, कि स्वीट दिखे, इसलिए हम स्वीटनर्स यूज़ करते हैं. और ये हम कॉम्बिनेशन फ्लेवर्स की कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं. फ्लेवर्स के साथ हम ज़्यादातर स्वीटनर्स को यूज़ करते हैं जिससे कि इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े और ज़्यादा अट्रैक्टिव टेस्ट आए इसका. दीज प्रोडक्ट्स इंक्लूड, कि ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि टूथपेस्ट, माउथ वॉशेज, लिपस्टिक, लिप बाम, लिप ग्लॉसेस. ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर हम स्वीटनर्स ज़रूर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट है थिकनर्स. थिकनर्स आर इंग्रेडिएंट्स दैट कैन इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ प्रोडक्ट. थिकनर्स हम किसी भी प्रोडक्ट की विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं. दे ऑल्सो इम्प्रूव स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं. मॉडिफाई द अपीयरेंस एंड प्रोडक्ट एस्थेटिक, improve the applicability and modify the rheology of the product. कि हमारे प्रोडक्ट को बहुत एस्थेटिक भी बनाते हैं, और जैसे कि हम इसे अप्लाई करना चाहते हैं, अगर कोई बहुत लिक्विड सी चीज़ होगी उसको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है. अगर उसके अंदर थोड़ी सी विस्कोसिटी आ जाए, थोड़ा विस्कस हो जाए अगर वो फ्लूइड, तो हम उसकी एप्लीकेबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं. Thickeners can also used to build viscosity in suspension and act as suspending agent. कि सस्पेंशन के अंदर जो सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं वो हमारे विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी इसके लिए यूज होते हैं, और उसको भी हम थिकनर्स ही बोलते हैं. नेक्स्ट है स्किन प्रोटेक्टेड इंग्रेडिएंट. स्किन प्रोटेक्टेंट टेम्परली प्रोटेक्ट इंजर्ड और एक्सपोज्ड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस फ्रॉम हार्मफुल और एनोनिक स्टिमुली.
कि जो हमारे स्किन प्रोटेक्टेंट होते हैं वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारी स्किन जो होती है एक्सपोज होती है ऐसी स्किन को, और इसके अंदर हमारे लिप प्रोटेक्टेंट भी आते हैं। अब हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की भी बात कर लेते हैं। कॉस्मेस्यूटिकल्स के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे कि एंटी एक्ने इंग्रेडिएंट, की हमारे एक्ने को ना होने दें वो इंग्रेडिएंट्स। एंटी कैरीज, जो हमारे ओरल कैविटी टीथ के अंदर जो कैरीज हो जाती हैं उन सबको प्रिवेंट करने के लिए एंटी कैरीज इंग्रेडिएंट भी डाला जाता है। एंटी डैंड्रफ, की हमारे हेड के अंदर हेयर्स के अंदर डैंड्रफ ना हो, इसके लिए एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। एंटी पर्स्पिरेंट्स, जो हमारे स्वेट को कंट्रोल करते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, आगे का नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू आप सबका इतनी वीडियो देखने के लिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।